हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉमर्स रूम। दिस इज़ प्रिया हेयर एजुकेटर। तो स्टूडेंट्स, अभी हम नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं रिप्लेसमेंट थ्योरी का। लास्ट जो क्लास थी हमारी सिंप्लेक्स टॉपिक के ऊपर थी, एलपीपी का सिंप्लेक्स मेथड था। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थोड़ी बहुत ही सही, हमारे थ्रू आपको कुछ ना कुछ तो बेनिफिट हुआ ही होगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लासेस अच्छी लगती हैं, कुछ आपके लिए हेल्पफुल भी लग रही हैं आपको, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सकता है हमारे चैनल को शेयर कीजिए और हमें मोटिवेट कीजिए। तो अभी हम शुरू करने वाला है रिप्लेसमेंट थ्योरी का टॉपिक। देखो स्टूडेंट्स, रिप्लेसमेंट थ्योरी जो है टॉपिक आपको और डिसीजन थ्योरी जो है, ये दोनों ही आपको 16-17 में ऐड हुए हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ स्टूडेंट के लिए मैं ये बात कर रही हूँ, उनका जो सिलेबस है उनके सिलेबस में 16-17 से ऐड हुई है। तो लास्ट टाइम पे जो क्वेश्चन आए हुए हैं, एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिकल रिप्लेसमेंट के भी आए हुए हैं। डिसीजन थ्योरी से एक ही क्वेश्चन आया हुआ है, बाकी सारी थ्योरी आई हुई है आपको, तो आप उसको थ्योरी में कंसिडर कर सकते हो डिसीजन थ्योरी को। तो अभी रिप्लेसमेंट थ्योरी के जो क्वेश्चंस है बहुत ही ज़्यादा इजी हैं। अगर आप इसको छोड़ के चले जाते हो, इतना इजी टॉपिक छोड़ के जाओगे, तो आपको बाद में थोड़ा फील ही होता रहेगा कि हमने ऐसा क्यों किया, हमें नहीं छोड़ना चाहिए था। तो मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करवाऊँगी। तो मैं ये जो भी मैं आपको करवाऊँगी थोड़ी बहुत आपकी हेल्प के लिए यहीं से आपको करवाऊँगी, एग्जाम्पल से ही आपको क्लियर करवाऊँगी। आपको मैं नोटबुक से नहीं करवाने वाली। 2-4 जो भी एग्जाम्पल्स हम डिस्कस करेंगे यहीं से डिस्कस करेंगे। मैं कल्याणी पब्लिशर की बुक को रेफ़र कर रही हूँ, मैं खुद भी यही यूज़ कर रही हूँ। हमने खुद भी यही वाली बुक पढ़ी है, कल्याणी पब्लिशर। हमारे यहाँ कल्याणी पब्लिशर्स की बुक्स ही लगवाते हैं एंड दीज बुक्स आर दी बेस्ट बुक्स है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास, रिप्लेसमेंट थ्योरी। देखो रिप्लेसमेंट थ्योरी जो है ये किसके साथ कंसर्न है, इसमें हम क्या सॉल्व करते हैं। सिचुएशंस होती हैं जब कंपनीज में अराइज हो जाती है, फैक्ट्रीज में, कि हमें समटाइम्स क्या होता है कि मशीन्स को, मैन को, इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब को, सारी चीज़ों को क्या करना पड़ता है, रिप्लेस करना पड़ता है। रिप्लेसमेंट ड्यू टू देयर डिक्रीजिंग एफिशिएंसी उनकी जो एफिशिएंसी है वो डिक्रीज़ होने लगती है, फेलियर होने लगती हैं, बल्ब वगैरह फ्यूज़ हो जाते हैं या कुछ मशीनरी में कुछ ब्रेकडाउन वगैरह आ जाते हैं, जिसकी वजह से रिप्लेसमेंट ज़रूरी हो जाती है। तो ये जो डिटोरिएटिंग होती है एफिशिएंसी, जो उनकी डिक्रीज़ हो रही है, कंप्लीट ब्रेकडाउन हो रहा है, तो उनकी वजह से हमें क्या करना पड़ता है, रिप्लेस करना पड़ता है। तो हमें इस तरह के डिसीजन लेने हैं कि हमें कब चीज़ों को रिप्लेस करना है, कैसे करना है, पूरा करना है, हाफ करना है, या इंडिविजुअल करना है, या ग्रुप में करना है, किस तरह से हमें जो है चीज़ों को रिप्लेस करना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो वो हमने रिप्लेसमेंट थ्योरी में देखनी होती है। फॉर एग्जांपल, अ मशीन में हैव 10 years इकोनॉमिक लाइफ बट बिकम एब्सोल्यूट आफ्टर 4 year बिकॉज ऑफ द बेटर टेक्निकल डेवलपमेंट। ये 10 साल इसकी लाइफ चल सकती थी मशीन की, लेकिन 4 साल बाद ही ये पुरानी हो गई। पुरानी होने की वजह क्या है कि 4 साल बाद कुछ नया ही डेवलप हो गया, नई टेक्निक्स आ गई हैं, जिसकी वजह से हमें अभी इसको रिप्लेस करना पड़ेगा, रिप्लेस करना चाहिए भी। अगर हमें compete करना है मार्केट में, तो हमें मार्केट के साथ चलना पड़ेगा। जो टेक्निक्स मार्केट में नई नई आ रही हैं, तो हमें उसको साथ के साथ ही रिप्लेस करना पड़ेगा, नहीं तो हम पीछे रह जाएंगे। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे रीज़न्स हैं, थ्योरेटिकली बहुत सारे रीज़न्स हैं, चीज़ें ख़राब हो रही हैं, पुरानी हो रही हैं, नई टेक्निक्स आ रही हैं, डिस्कवरीज हो रही हैं, बेटर डिज़ाइंस आ रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा बहुत कुछ है। तो जो हम मशीन वगैरह को रिप्लेस करते हैं, हमें उसकी कॉस्ट कितनी पड़ेगी, हमें उसको एक साथ करना है, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे डिसीज़न लेने के लिए हम इसको कैलकुलेट करते हैं कि हमें कब जो है चीज़ों को, मशीन को रिप्लेस कर देना चाहिए, ताकि हमें जो कॉस्ट है वो ज़्यादा ना पड़े। चलो, फॉलोइंग आर द सिचुएशंस व्हेन द रिप्लेसमेंट्स आर सर्टेन आइटम्स नीड टू बी डन। कब हमें रिप्लेसमेंट करनी चाहिए? ओल्ड आइटम हैज़ फेल्ड एंड डज नॉट वर्क एट ऑल। काम नहीं कर रही है, ये लग रहा है कि ये जल्दी ही फेल हो जाएगी, एक्सपेक्टेड है। ये ओल्ड जो आइटम है वो हमारी डिटोरिएटेड हो चुकी है और एक्सपेंसिव मेंटेनेंस उसके ऊपर पड़ रहे हैं, ख़राब हो चुकी हैं या पुरानी हो चुकी हैं, उसकी एफिशिएंसी कम हो चुकी है,
उसको ऑपरेट करने का खर्चा, उसको मेंटेन करने का खर्चा हमें ज़्यादा पड़ रहा है, तभी हमें रिप्लेस करना पड़ेगा। नया डिज़ाइन आ गया है, बेटर डिज़ाइन आ चुका है, टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हो चुकी है, ठीक है। अगर हम स्टाफ की बात करें, स्टाफ जो है डिसअपियर हो रहा है ड्यू टू डेथ एंड रिटायरमेंट, हमें स्टाफ को भी रिप्लेस करना है, उसका भी डिसीजन हम इसी रिप्लेसमेंट थ्योरी में करते हैं। और हमें कॉम्पिटिटिव मार्केट में एंटर करना है। ये सारे बेसिक जो है सिचुएशंस जिसके बेसिस पे हमें रिप्लेसमेंट थ्योरी पढ़नी है और ऐसे डिसीजंस लेने हैं। रिप्लेसमेंट जो डिसीजन है वो टोटली फाइनेंशियल डिसीजन है, ठीक है। इसमें इंस्टॉल की इक्विपमेंट को इंस्टॉल करने की, उसको रिप्लेस करने की, उसकी स्क्रैप वैल्यू, उसकी यूज़फुल लाइफ, उसकी रिटर्न, ये सारी चीज़ों को हमने कंसिडर करना है। इसके अलावा टेक्नोलॉजी, अवेलेबिलिटी, कॉस्ट ऑफ फंड्स, गवर्नमेंट पॉलिसी, टैक्स स्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ों को भी हम कंसिडर करते हैं। बोथ द कॉस्ट एंड नॉन कॉस्ट फैक्टर आर सिग्निफिकेंट इन द डिफरेंट सिचुएशन। तो कॉस्ट और नॉन कॉस्ट फैक्टर दोनों ही कवर होते हैं इसमें। नेक्स्ट है फेलियर मैकेनिज्म आइटम। इसको दो टाइप्स में बांटा गया है, ग्रेजुअल फेलियर एंड सडन फेलियर। ग्रेजुअल फेलियर मींस जो उसकी जैसे जैसे लाइफ उसकी इंक्रीज़ हो रही है आइटम की, वो स्लो होती जा रही है, उसकी एफिशिएंसी डिक्रीज़ होती जा रही है, प्रोडक्टिविटी डिक्रीज़ हो रही है और उसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है। और जो उसकी वैल्यू है आइटम की वो डिक्रीज़ होती जा रही है, जिसको हम बोलते हैं ग्रेजुअल फेलियर। उसके बाद आता है सडन फेलियर। ये दोज आइटम्स हैं अल्टीमेटली फेल आफ्टर अ पीरियड ऑफ यूज़। जितना हम उसको यूज़ करते हैं एक स्पेसिफिक पीरियड के बाद ये फेल हो जाती हैं। एंड द पीरियड बिटवीन इंस्टॉलेशन एंड फेलियर इज़ नॉट कांस्टेंट फॉर एनी पर्टिकुलर इक्विपमेंट। किसी भी इक्विपमेंट के लिए उसकी इंस्टॉलेशन से लेके उसकी फेलियर का जो पीरियड है वो कांस्टेंट नहीं है। जैसे जैसे आप उसको यूज़ कर रहे हो, यूज़ करने के वो बाद कभी भी ख़राब हो सकती है चीज़, ठीक है। तो इसको फर्दर 3 टाइप्स में बांटा गया है। लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल, मेरी बुक काफ़ी ज़्यादा पुरानी है, मैंने पढ़ी थी ये वाली। प्रोग्रेसिव फेलियर, रेट्रोग्रेसिव फेलियर एंड रैंडम फेलियर। प्रोग्रेसिव फेलियर क्या होते हैं? Under this mechanism, the probability of failure increases with increase in the life of an item. Probability उसके फेल होने की बढ़ जाती है जैसे उसकी लाइफ जो है वो बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे वो यूज़ होती जा रही है तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी है फेल होने की बढ़ती जा रही है। जैसे बल्ब्स हो गए, ट्यूब्स हो गए, ये इसको प्रोग्रेसिव फेलियर में रखा गया है। देन रेट्रोग्रेसिव फेलियर। रेट्रोग्रेसिव फेलियर क्या होते हैं? सर्टन आइटम्स हैव मोर प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इन द बिगिनिंग ऑफ देयर लाइफ। शुरू में तो ऐसा लगता है कि ये जल्दी फेल हो जाएंगे, जैसे जैसे टाइम बीत रहा है चेंजेस ऑफ फेलियर बिकम लेस। उनकी जो फेलियर का जो प्रोबेबिलिटी है वो कम हो जाती है। हम ये कह सकते हैं दूसरे शब्दों में कि अगर कोई यूनिट शुरू में चल गई तो उसकी एक्सपेक्टेड लाइफ भी इंक्रीज़ हो जाती है। अगर स्टार्टिंग में वो सही है ना तो आगे भी वो सही ही चलेगी, जैसे कि इंजन्स, ओके। अगर स्टार्टिंग में सही चल गए, सही निकल गए तो फिर इसकी लाइफ लंबी चलेगी। ये रेट्रोग्रेसिव फेलियर हो गए। एक्सपेक्टेड लाइफ इंक्रीजेज, उनकी एक्सपेक्टेड लाइफ इंक्रीज हो जाती है। देन रैंडम फेलियर। समटाइम द इक्विपमेंट फेल्स फ्रॉम रैंडम कॉज सच एज अ फिजिकल शॉक विच इज़ इरिस्पेक्टिव ऑफ द एज ऑफ आइटम। आइटम की एज मैटर नहीं कर रही, किसी भी रैंडमली किसी भी रीज़न के साथ वो चीज़ फेल हो रही है तो उसको रैंडम फेलियर में रखा गया है, ठीक है। उसके बाद है अजम्पशंस ऑफ रिप्लेसमेंट थ्योरी। सबसे पहले ये मान के चलेंगे कि जो क्वालिटी है आउटपुट की वो कांस्टेंट रहेगी रिप्लेसमेंट के बाद भी। रिप्लेसमेंट एंड मेंटेनेंस कॉस्ट रिमेन्स कांस्टेंट। उनकी जो कॉस्ट है वो कांस्टेंट रहने वाली है। कौन सी कॉस्ट? रिप्लेसमेंट कॉस्ट और मेंटेनेंस कॉस्ट, ये कांस्टेंट रहेगी। ऑपरेशनल एफिशिएंसी ऑफ द इक्विपमेंट रिमेन्स कांस्टेंट, वो सही से चल रहा है, ये कांस्टेंट रहेगी ऑपरेशनल एफिशिएंसी। एंड देयर इज़ नो चेंज इन टेक्नोलॉजी ऑफ एसेट अंडर कंसिडरेशन। टेक्नोलॉजी में कुछ चेंज नहीं हुआ है। ये अजम्पशंस हैं वाइल डिसाइडिंग अबाउट द रिप्लेसमेंट डिसीजन। जब आप रिप्लेसमेंट डिसीजन ले रहे हो, इनकी ये कुछ अजम्पशंस हैं, ये आपको अजम्पशंस मान के चलनी है।
देखो मैं आपको थ्योरी समझा रही हूँ, लेकिन आपके एग्ज़ाम में ये मैटर नहीं करती है। फिर भी अगर 5 मार्क्स में कवर होती हो तो आप इसको अच्छे से कवर कर सकते हो, ठीक है। इतनी भी ज़्यादा टफ नहीं है ये, और प्रैक्टिकल तो इसके और भी ज़्यादा आसान है। उसके बाद रिप्लेसमेंट डिसीजन हमें कैसे लेने होते हैं। टाइम ऑफ रिप्लेसमेंट, अभी रिप्लेसमेंट करनी चाहिए या बाद में कर लेनी चाहिए। हाउ मच टू रिप्लेस, कितना हमें रिप्लेस करना है, पार्ट करना है, पार्ट्स करने हैं, क्या सिलेक्टिव रिप्लेसमेंट या टोटल रिप्लेसमेंट, क्या रिप्लेसमेंट हमें करनी है। हाउ टू रिप्लेस, दैट इज़ इफ़ देर इज़ अ चॉइस ऑफ मोर देन वन मशीन देन विच विल बी बेटर, तो कौन सी मशीन बेटर है, किसको पहले रिप्लेस करना चाहिए। अवॉइडेंस ऑफ ब्रेकडाउन एंड एक्सेप्टेंस ऑफ ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन को अवॉइड करना या एक्सेप्ट करना रिप्लेसमेंट डिसीजन में आ रहा है, ठीक है। उसके बाद डिटर्मिनेशन ऑफ फ्यूचर कॉस्ट एंड फ्यूचर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व्स अनसर्टेनिटी। तो इस पर्पज़ के लिए वी हैव टू डिसाइड द फॉलोइंग पॉइंट्स। हाउ मच कैपिटल इज़ रिक्वायर्ड, रिप्लेस करने के लिए कितनी कैपिटल रिक्वायर्ड है, कहाँ से आएगी, सोर्स ऑफ कैपिटल क्या होगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या होगी, अगर हम ये करते भी तो रिटर्न क्या आएगी, टैक्स इम्प्लीकेशन इसके ऊपर इफेक्ट करेगा या नहीं करेगा, करेगा तो कितना करेगा। ये सारी चीज़ें तो आप FM में पढ़ चुके होंगे कि ये टर्म्स क्या होते हैं, सोर्सेज ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एंड ऑल। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ रिप्लेसमेंट प्रॉब्लम, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, इसको छोड़ो आप। इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट और ग्रुप रिप्लेसमेंट पॉलिसी, ये बाद में प्रैक्टिकल के साथ ही देख लेंगे कि अकेले को रिप्लेस करना चाहिए कि सबको एक ग्रुप में ही रिप्लेस करना चाहिए, किसकी कॉस्ट हमें कम पड़ेगी। तो अभी हम करने वाले हैं क्वेश्चन। तो ये फर्स्ट एग्जाम्पल देख लो, कुछ खास नहीं कवर करना, जितना मैं करवा रही हूँ बस आप उतना ही करो, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार थ्योरी आप खुद से देख लेना, क्योंकि आपके पास जो बुक्स मैम टीचर्स ने रेफ़र की हुई हैं वो सेम ही है आपके पास। चलो जो बुक्स हैं उनमें से देख लेना आप एक बार। फर्स्ट एग्जांपल है द मेंटेनेंस कॉस्ट एंड रीसेल वैल्यू पर ईयर ऑफ अ मशीन हुज परचेज प्राइस इज 7000 इज गिवन बिलो। परचेज प्राइस, कॉस्ट बताया हुआ है आपको 7000 मशीन का, कॉस्ट बताया है, ईयर्स बताए हैं, फर्स्ट से लेके 8 तक हैं। ऑपरेटिंग कॉस्ट उसकी बताई हुई है 900, 1200, 1600, 2100, 2800, 3700, 4700 एंड 5900। उसके बाद रीसेल वैल्यू आपको बताई हुई है 4000, 2000, 1200। मतलब अगर हम फर्स्ट ईयर में इसको रीसेल करते हैं तो 4000 की बिक जाएगी। अगर हम इसको सेकेंड ईयर में रीसेल करते हैं तो इसको 2000 में बेचा जा सकता है। अगर थर्ड में करते हैं तो 1200 में बिक जाएगी, फोर्थ में करते हैं तो 600 की, इस तरह से कम होते जा रहे हैं, ठीक है। तो अभी देखो हमारे पास गिवन क्या है, हमारे पास कैपिटल कॉस्ट गिवन है, स्टार्टिंग में जो परचेज किया है उन्होंने परचेज प्राइस गिवन है दैट इज़ 7000। उसके बाद हमारे पास ऑपरेटिंग कॉस्ट भी गिवन है जिसको हम MT के साथ लिखेंगे, ऑपरेटिंग कॉस्ट। देखो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको ग्रेडली जो आपको कॉस्ट कंसीडर करनी है दैट इज़ योर ऑपरेटिंग कॉस्ट एंड योर डेप्रिसिएशन, नथिंग एल्स। डेप्रिसिएशन कॉस्ट कैन बी कैलकुलेटेड either with the help of straight line method और diminishing value method। तो जो आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट है उसमें रिपेयर, न्यू पार्ट्स, मेंटेनेंस, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। देखो रीसेल वैल्यू को हम S के साथ दिखाएंगे, रीसेल वैल्यू हमारी S होती है, और T टाइम एंड नंबर ऑफ़ ईयर्स आफ्टर विच द एसेट इज़ टू बी रिप्लेस, कितने सालों के बाद हम जो है एसेट को रिप्लेस कर सकते हैं या करना चाहिए हमें। देखो मैं अपनी ओर से पूरे एफर्ट्स करूँगी कि आपको यहाँ से क्लियर हो जाए। फिर भी अगर मैं एक लेक्चर में पता चल जाएगा, आपको अगर दिक्कत हो रही है, आप नोटबुक में देखना चाहते हो तो मैं आपको नोटबुक पे करवा दूँगी। आप मुझे कमेंट करके बता देना कि आपको कैसे सही लगता है। वैसे मेरे अकॉर्डिंग तो यही मेथड सही रहेगा, हम बुक से ही कर लेते हैं, आपका भी टाइम सेव, मेरा भी टाइम सेव, आप इजीली कवर कर लोगे। तो सबसे पहले जो आपको स्टेटमेंट दिखाई थी वो आपने नोट डाउन कर लेनी है। यहाँ पे हम कैलकुलेट करने वाले हैं ऑप्टिमम रिप्लेसमेंट पीरियड हमारा कौन सा होगा, मतलब कौन से साल में हमें रिप्लेसमेंट कर लेनी चाहिए। सबसे पहले कॉलम बनेगा ईयर्स का, 1 2 3 4
5, 6, 7, 8 ईयर ले लिए। फिर उसके बाद ऑपरेटिंग कॉस्ट MT जो कि ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन थी, हमने सेम एज इट ही ले लेनी है। उसके बाद आपको क्यूमुलेटिव ऑपरेटिंग कॉस्ट बनानी है। क्यूमुलेटिव तो आपने बनाने सीखी होगी ना, स्टार्ट में किया होगा आपको। तो सबसे पहले वाला जो है 900 वो हमने ऐसे ही छोड़ देना है, ऐसे ले लेना है। 900 में 1200 को ऐड करो, 900 प्लस 1200 इट्स 2100। 2100 जितना आपका आ गया उसमें 1600 ऐड करो। 3700 जितना आ गया उसमें नेक्स्ट वैल्यू ऐड करो 2100। 58 आ गया, जितना आ गया उसमें नेक्स्ट वैल्यू ऐड करो 8600। ठीक है, इस तरह से आपको ये चीज़ों को कैलकुलेट करना है। ओके, उसके बाद रीसेल वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है, रीसेल वैल्यू उसको एज इट ही लिख लो। रीसेल वैल्यू लिख ली जो क्वेश्चन में गिवन थी, ये देखो रीसेल वैल्यू कैमरे में आ ही नहीं रहा, 4000, 2000 ये सारी चीज़ें हमने एज इट ही लिख लेनी है। ये यहाँ पे कॉलम बन गया हमारा रीसेल वैल्यू का। रीसेल वैल्यू के बाद हमको कैलकुलेट करना है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगा, C माइनस S। C क्या है हमारी, C हमारी कॉस्ट है जो आपको स्टार्टिंग में दी हुई थी 7000 गिवन थी ना स्टार्टिंग में। 7000 में से आपको रीसेल वैल्यू को माइनस करना है। S को हमने क्या लिया, रीसेल वैल्यू। 7000 माइनस 4000 3000। ठीक है, 7000 माइनस 2000 5000। इस तरह से आपने सारी डेप्रिसिएशन निकाल लेनी है। डेप्रिसिएशन निकालने के बाद आपको टोटल कॉस्ट निकालनी है। टोटल कॉस्ट आप कैसे निकालोगे, टोटल कॉस्ट निकालने के लिए आपको डेप्रिसिएशन वाला कॉलम 3000 प्लस जो आपने क्यूमुलेटिव ऑपरेटिंग कॉस्ट बनाई है वो आपको ऐड करनी है। डेप्रिसिएशन प्लस क्यूमुलेटिव वाला कॉलम जो आपने कैलकुलेट किया है उसको आपने ऐड कर देना, ये बन जाएगी आपकी टोटल कॉस्ट। ठीक है, देखो इस तरह से सबसे पहले हमारे पास डेप्रिसिएशन है 3000 प्लस 900 कितना बना 3900। देन डेप्रिसिएशन है 5000 प्लस 2100 ये बना 7100। ओके, देन 5800 प्लस 3700 ये बना 9500। देन 6400 प्लस 5800 ये बना 12200। इस तरह से आपने कैलकुलेट कर लेनी अपनी टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट को कैलकुलेट कर लिया। अब जो आपके पास टोटल कॉस्ट आई है उसको आपने ईयर्स के साथ डिवाइड करते हुए चलना है। 3900 को 1 के साथ डिवाइड किया 3900 ही रह जाएगा। 7100 को 2 के साथ डिवाइड किया 35500 में सिंगल ज़ीरो ही आएगा। देन 9500 को 3 के साथ डिवाइड किया 3166.67 ये आपकी कुछ इस तरह से वैल्यूज़ है जो वो कैलकुलेट हो जाएगी। अब आपको जो एवरेज कॉस्ट पर एनम आपने निकालना है उसको पूरे कॉलम को चेक करो कहाँ पर आपको लीस्ट कॉस्ट दिख रही है। लीस्ट कॉस्ट हमें दिख रही है 3020 रुपीज़, उससे पहले है 3050 रुपीज़ और उसके बाद है 3150। तो आप देखो कि जब आपका 4th ईयर चल रहा था तब आपको एवरेज कॉस्ट पड़ रही है 3050 रुपये। अगर उससे पहले करते हो तब भी कॉस्ट ज़्यादा है, उसके बाद करते हो तभी भी कॉस्ट ज़्यादा है। तो आपको लास्ट में कंक्लूजन लिखना है, ये हमारा 4th नहीं 5th ईयर बनता है, 3020 का 5th ईयर है ये। तो आपने लास्ट में एक कंक्लूजन देना है, यही आपका आंसर होगा। इन द 5th ईयर द मिनिमम एवरेज कॉस्ट इज 320। ठीक है, सो द रिप्लेसमेंट शुड टेक प्लेस इन द एंड ऑफ द 5th ईयर। 5th ईयर के एंड में हमें रिप्लेसमेंट कर लेनी चाहिए, उससे पहले भी कॉस्ट ज़्यादा है, उसके बाद भी कॉस्ट आपकी ज़्यादा है। तो एट द एंड मैं आपको ये कहूँगी कि आपको सबसे ईजी वाला टॉपिक है, सबसे इजी वाला, तो इसको स्किप मत करना।
चाहे आप 5-10 मिनट ये वाली क्लास के बाद 5-10 मिनट ही सही अपनी बुक में से खुद से एक बार सॉल्व करके देख लेना, आप इसको एग्ज़ाम में अच्छे से कवर कर पाओगे। तो आपको क्या करना है, ये क्यूमुलेटिव कॉलम बनाना है, एक डेप्रिसिएशन बनाना है, टोटल कॉस्ट और द एवरेज कॉस्ट, ये चीज़ें आपको कैलकुलेट करनी है। बाकी आपको क्वेश्चन में गिवन है, एक रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले ईयर का कॉलम बनेगा, ऑपरेटिंग कॉस्ट क्वेश्चन में गिवन है। उसके बाद क्यूमुलेटिव का कॉलम बनेगा, क्यूमुलेटिव बनानी आती है, 900 प्लस 1200 21 में 1600 ऐड हो गया 37। तो इस तरह से हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बन गई, कॉलम बन गया। उसके बाद रीसेल वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन थी, हमने नोट कर ली। रीसेल वैल्यू के बाद हम डेप्रिसिएशन निकालेंगे, डेप्रिसिएशन जो हमारी क्वेश्चन में स्टार्टिंग में कॉस्ट गिवन थी, ये देखो हियर इट इज़ 7000 में से आपको रीसेल वैल्यू जो है वो माइनस करनी है। रीसेल वैल्यू जब आप माइनस कर देते हो तो आपके पास डेप्रिसिएशन बचता है, ठीक है। देन उसके बाद आप टोटल कॉस्ट निकालोगे। डेप्रिसिएशन में आप जो क्यूमुलेटिव आपने बनाया है कॉलम, उसको ऐड करते हुए चलोगे, दोनों को ऐड करोगे, ठीक है। क्यूमुलेटिव प्लस डेप्रिसिएशन दोनों का होगा ऐड करके बनेगा हमारे पास टोटल कॉस्ट का कॉलम, टोटल कॉस्ट। उसके बाद एवरेज कॉस्ट कैसे निकालनी है, टोटल कॉस्ट को ईयर्स के साथ डिवाइड करना है। देन पूरे कॉलम को चेक करो कहाँ पर आपको मिनिमम कॉस्ट पड़ रही है, जहाँ पर मिनिमम कॉस्ट पड़ रही है वही आपका रिप्लेसमेंट ईयर होगा। 5th ईयर द मिनिमम कॉस्ट है, तो ये आपका एट द एंड रिप्लेस किया जाएगा आपका एसेट, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर टुडेज क्लास रिप्लेसमेंट थ्योरी। बाकी का जो क्वेश्चंस हैं वो हम ऐसे ही डिस्कस करेंगे, ठीक है, जितनी जल्दी हो सकता है, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि जो इम्पोर्टेंट आपको टॉपिक्स पूछे गए हैं किसी और चैप्टर के, जितना जल्दी हो सकता है वो कवर करवाने की कोशिश करें, ठीक है। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। क्लासेस अच्छे लगते हैं तो क्लासेस को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।